नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी लेकिन सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। पहले खबर आई शराब घोटाले की और फिर बात हुई शिक्षा घोटाले की, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जिसको लेकर डंका पीटा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से जब से वो सरकार में आई है, वो है मुफ्त बिजली। उसको लेकर वो गुजरात में भी अब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं कि मुफ्त में बिजली जिस तरह दिल्ली मॉडल है उसको वहां पर लागू करेंगे। पंजाब में भी उन्होंने ऐसे ही कुछ वादे और दावे किए। अब उसी मुफ्त बिजली की जो उनका पूरा मामला रहा, स्कीम रही, उसको लेकर सवाल खड़े हो गए। घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और एलजी के पास शिकायत आई और उसमें कहा गया कि किस तरह से मुनाफाखोरी, कमीशन खोरी इसमें भी चल रही है। किस तरह से अपने ही कुछ पदाधिकारियों यानी अपने ही खास नुमाइंदों को भेजकर ये सब मुनाफा कमाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है, ये आरोप लगाए गए। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। आम आदमी पार्टी अपने बचाव में उतर आई है। वो कह रही है कि हमारी लोकप्रियता से सरकार, केंद्र सरकार डर गई है और इसीलिए एक के बाद एक हमले बोले जा रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है, जरा आज इसी पर करेंगे विशेष चर्चा, जुड़ेंगे खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले जरा नजर डाल देते हैं वो क्या तमाम आरोप है जिसको बीजेपी और एलजी मुद्दा बना रहे हैं। नए नवेले और अजब अलबेले किस्म के नेता की कट्टर ईमानदार छवि के ऊपर आज बिजली गिरी है, क्योंकि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। आज के बाद अरविंद केजरीवाल जी को कमीशन वाला मुख्यमंत्री कहना चाहिए, दिल्ली का नहीं। अरविंद केजरीवाल कौन से मुख्यमंत्री जी? कमीशन वाले मुख्यमंत्री। और कमीशन कितनी फिक्स कर दी? 6%। हर जगह से 6% 18 की जगह 12 लेकर 6% यहां भी कमीशन ली। और ये 2000 दोनों, ये हम अपने पास से नहीं कह रहे, 2022 को 31 मार्च 2022 की ये इनकी खुद की डायरेक्टर्स की मीटिंग है और उसमें लास्ट में आप पढ़ेंगे तो 1301 करोड़ रुपए एक में और 1948 करोड़ रुपया दूसरे में। जैस्मिन शाह, नवीन एंड गुप्ता और तीसरे देसवाल, इन लोगों ने बैठकर दिल्ली के सरकारी खजाने में से इतना पैसा माफ कर दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो भी काम करती है उसकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। यहाँ उन्होंने 18% जो इंटरेस्ट लेट पेमेंट का देना था बिजली कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी दिल्ली सरकार को, जो दिल्ली सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ट्रांसको और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को जो दिल्ली सरकार की कंपनियां हैं उनको 18% अगर लेट पेमेंट होगा तो 18% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उसको घटा के 12% किया गया, यानी 6% कम किया गया। और वो पैसा जिसका कम हुआ वो किसका कम हुआ? दिल्ली सरकार का। तो ये आरोप है जो कि बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये तमाम जो बातें हैं बिजली घोटाले को लेकर, बिजली में भ्रष्टाचार को लेकर, वो सब उठाए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से सफाई दी। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं वो निराधार हैं। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का जिसमें वो कह रहे हैं कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है। दिल्ली के लोगों को भरोसा रखना, मैं आपको फ्री बिजली किसी भी हालत में आपको जो मिल रही है उसको रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से
ट्वीट किया गया। और दूसरा, इसी को उन्होंने कोट ट्वीट किया, आपने हर चीज पर इतना टैक्स लगा दिया, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी, लोगों का खून चूस रहे हो, ये केंद्र सरकार पर हमला है। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली फ्री करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये अरविंद केजरीवाल ने 2 ट्वीट आज किए जब से एलजी की तरफ से ये पूरा मामला जांच के लिए सामने आया। तो ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट के माध्यम से कही गई। और दूसरा ट्वीट सौरभ भारद्वाज, गुजरात की हार के डर से भाजपा दिल्ली में बिजली सब्सिडी रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी कभी भी सब्सिडी रुकने नहीं देंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सौरभ भारद्वाज ने, और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट करके भी यह जानकारी दी है। तो जिस तरह से पूरी तरह से खींचतान, पहले शिक्षा के घोटाले को लेकर और उसके बाद फिर अब बिजली के ये तमाम मामले को लेकर कैसे घिर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। और बात अगर फ्री बीज की होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई उस पर भी चर्चा होगी। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि एक बड़ी बात तो चुनाव आयोग की तरफ से भी सामने आई है। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी खर्चा कर रही है पार्टियां, दल, वो जरा बताएं और दिखाएं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। तो फ्रीबीज को लेकर एक बड़ी बात चुनाव आयोग की तरफ से भी है। बेहद ही खास मेहमानों का एक पार्टी की सरकार बन रही है, तो क्या इसीलिए एक के बाद एक इस तरह के हमले बोले जा रहे हैं? देखिए रीमा जी, डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक लेबोरेटरी है, राजनीतिक घर है हमारा, और वहां के चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक भी मैटर नहीं करती। अभी कल भी एक निजी चैनल का सर्वे आया और उसमें दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी तो शायद 0 से 2 के बीच में कहीं भी रहने वाली है। तो इसलिए गुजरात के चुनाव से छोड़ने की कोशिश केजरीवाल इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं कोई विक्टिम कार्ड प्ले हो जाए और उससे इन्हें कोई राजनीतिक लाभ शायद हो जाए, एक आध सीट कहीं मिल जाए। तो इसलिए उससे तो आप जोड़िए मत। मगर मैं आपका ध्यान एक चीज पे लाना चाहता हूं रीमा जी, और इस पैनल में बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, उनका भी ध्यान लाना चाहूंगा कि 2008-9 से लेकर के और 2013 तक अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा होता था बिजली घोटाला। वो लगातार कहते थे कि पावर डिस्कॉम्स में का ऑडिट होना चाहिए, सीएजी ऑडिट होना चाहिए। आज 2013 से लगभग लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में हैं। कुछ बीच का साल 6 महीने का समय छोड़ दें तो 2013 से और 2022 आ गया। क्या केजरीवाल जी बता सकते हैं कि उन्होंने निजी बिजली कंपनियों के ऑडिट की क्या व्यवस्था की? क्या उन्होंने कोई ऑडिट कराया उनका? कभी उन्होंने सीएजी को कोई पत्र लिखा? क्या न्यायालय में जब ये मामला गया तो उनकी सरकार ने कहीं ये कहा कि दिल्ली सरकार के ये निजी पावर कंपनियों में भ्रष्टाचार है, हम इसकी जांच कराना चाहते हैं? ठीक है, बड़ा सिंपल है। हाँ। कि ये शुरू से कमीशन खोरी का खेल रहा है। केजरीवाल का पहले डरा के पैसे लेते थे, जब सत्ता में नहीं थे तो उनसे डरा के पैसे छीनने की कोशिश करते थे, और जब से सत्ता में है तब से सीधी सीधी कमीशन ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं जरा आदिल खान जी से पहले ये जो आपने पहला आरोप लगाया इस पर जवाब लेती हूँ, उसके बाद मैं मुदित जी के सवाल पर भी जाऊंगी जो वो उठाना चाहते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित जी के समय पर यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने बिजली को एक अहम मुद्दा बनाया था। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब वो खंबे पर चढ़कर बिजली के कनेक्शन को काटते और जोड़ते थे, तो वो तस्वीरों पर भी जरा बात करेंगे। लेकिन आदिल खान जी, ये सवाल तो जायज है ना कि एलपीजी सब्सिडी की तरह डिजिटल ट्रांसफर की बात अगर की जा रही है तो गलती क्या थी? क्यों नहीं इस तरह से पारदर्शिता बढ़ती गई? मुफ्त बिजली का आपका जो पूरी स्कीम थी जिसका ढिंढोरा अब तक सबसे ज्यादा पीटा जा रहा था सरकार की तरफ से, पारदर्शिता का सवाल है यहां पर। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का आलम यह है कि नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हो और केंद्र सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाती जा रही हो, दूध से लेकर छाछ,
गेहूं चावल तक के चीजों पर जब केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया हो, इस स्थिति में भी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली 24 घंटे बिजली मुफ्त देती है। दिल्ली की सरकार अच्छी शिक्षा व्यवस्था फ्री में देती है। नहीं मैं आती हूँ, मैं इस पर आऊंगी आदिल जी, मैं आऊंगी, मैं इस मुद्दे पर आऊंगी, मैं आपके आरोप भी सुनूंगी, लेकिन अभी जो मैंने सवाल किया शुरुआत उससे कर लेते हैं कि पारदर्शिता का जो सवाल है उस पर आपका क्या जवाब है कि क्यों जो अगर डिजिटल ट्रांसफर करने के लिए एलपीजी की तरह बात चल रही है तो वो नहीं किया गया। पहले शुरुआत इससे करते हैं, फिर आपके आरोपों पर आऊंगी। ठीक है रीमा जी, देखिए मैं बहुत साफ तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं। आज जब सुबह आप उठिए तो अखबारों में खबर मिलती है कि जी ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, ऐसा घोटाला हो गया, वैसा घोटाला हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले लगभग 7 साल से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री महिला किराया, फ्री क्या कहते हैं दवा, फ्री इलाज, सब कुछ दे रही है। उसके बाद भी आज भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी 27 साल से राज कर रही है। गुजरात के अंदर आज महंगाई चरम सीमा पर है और गुजरात के अंदर जो उनका पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर गुजरात के अंदर बजट इतना घाटे में क्यों जा रहा है? वहां तो कुछ फ्री में नहीं दे रहे हो। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हो कि भ्रष्टाचार हो गया। अरे सर मैंने आपसे कहा आदिल जी, मेरा हम ये कह रहे सब कुछ मैंने आपसे कहा आदिल जी का बजट प्रॉफिट में जा रहा है। ये साफ है कि ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल से जलती है। वो जानती है कि आदिल जी ये तो मैंने ट्वीट भी देखा और हमने अपना वो ट्वीट अरविंद केजरीवाल का दिखाया भी। गुजरात की लोकप्रियता की तो बात हो ही रही है, लेकिन मैंने जो सवाल किया अभी तक आप उस पर आए नहीं है। मैंने सीधा सवाल किया कि अभी तक क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, जो एलजी की बात जो लिखित शिकायत में आई है, क्यों ट्रांसफर अगर डिजिटली हो सकता था पारदर्शिता दिखाते हुए वो नहीं हुआ। मेरा सवाल सीधा पहला सवाल ये था, लेकिन अभी तक आप उस पर नहीं आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी किसी सरकार में नहीं है। हम सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के दायरे में करते हैं। आप एक और जांच करा लीजिए, 10 जांच और करा लीजिए, निकलेगा कुछ नहीं। पर आप अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से डरते हैं। यह आपका डर है कि रोज सुबह उठकर आप एक जांच का आदेश दे देते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि इस देश के अंदर लोगों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिले। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस देश के अंदर लोगों को फ्री 24 घंटे बिजली मिले। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। आदिल जी चलिए ठीक है, आप गुजरात पे आना चाहते हैं, मैं दिल्ली पे आना चाहती हूँ। हम दिल्ली पे चर्चा कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा दिल्ली पे चर्चा करना चाह रही थी। नहीं रीमा जी, आपने अपने इंटरव्यू में कहा, चलिए ठीक है, मैं जरा इंटरव्यू में कहा, नहीं आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि गुजरात, देखिए हम कहते नहीं है, जनता मांग रही है अरविंद केजरीवाल को, जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल को, इस देश के लोग चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। तो भारतीय जनता पार्टी आदिल जी ये भी क्या, ये बात भी क्या वो आईबी की रिपोर्ट में आई है जो सीधे अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट दी है आईबी ने? ये उसी रिपोर्ट का हवाला है क्या? आईबी की रिपोर्ट जो आई है, आपको बता देंगे कौन सी रिपोर्ट है। आप अरविंद केजरीवाल ने कहा ना आईबी ने उनको रिपोर्ट दी है कि गुजरात की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, उसी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो। गुजरात की जनता की रिपोर्ट करती है, गुजरात के आम आदमी बोल रहे हैं, गुजरात बोल रहा है। ठीक है, मैं प्रमोद जी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, मैं फिर मुद्दे जैसे आदिल भाई बोल रहे हैं, ये पढ़ते उठते नहीं है। इसी साल जुलाई में दिल्ली गवर्नमेंट में सीएजी की, दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई थी, जिसमें जो सेंट्रल जो डेट है दिल्ली सरकार पर बढ़ गया 34,000 करोड़, कह रहे कर्ज नहीं। तो उसको छोड़ दीजिए, बात आप बिजली की सब्सिडी में, अरे सुनो भाई, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आपने कहा कोई कर्ज नहीं है,
मैंने सीएजी की रिपोर्ट जो 19-20 की है, आप चुप हो जाइए। आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। आदिल जी सुन लीजिए, आदिल जी एक एक करके एक एक करके आदिल जी एक एक करके बात करेंगे। आदिल जी अपने टर्न पर बोलिएगा। आदिल जी अपने टर्न पर बोलिएगा। प्रमोद जी अभी बोल रहे हैं, आपके टर्न पर आप बोलिएगा। प्रमोद जी, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं फैक्ट्स में बोलूंगा, मुझे बीजेपी आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने टर्न पर बात करेंगे। बात कर रहा हूं। जब गुजरात सरकार पर डिस्कशन होगा तो आप बैठना, फिर हम गुजरात सरकार के ऊपर बात करेंगे। अब जहां पे ये जो एलजी ने जो एक जो बिजली सब्सिडी पे जो जांच बैठाई है, मेरी जो समझ है कि अगर ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता बेनिफिशरीज को, जो गरीब लोग हैं, जो 200 यूनिट की बात होती है कि 200 यूनिट उनको मिलता, तो एग्जैक्ट पैसा कितना लगता अकाउंटेड और लोग होते पता लग जाता। अब चूंकि आप डायरेक्ट डीबीटी ने देकर जनरल कर दिया, तो हो सकता है इसमें गोश्त कलेक्शन वाले भी हो जो है नहीं, उनके नाम पे पैसा लिया जाए। ये की आशंका बन सकती है। और इसमें जब जांच होगी, अभी जो जिन लोगों का नाम आया है उसमें जो सब्सिडी मैं देख रहा था, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ठीक है, उसमें जो आया, अब जांच अभी तो बात सुन, एलजी को पास कंप्लेंट आई है, उन्होंने एग्जामिन किया हुआ, चीफ सेक्रेटरी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। 7 दिन की बात है, 7 दिन में पता लग जाएगा। डिस्काउंट को भी बताना पड़ेगा कि उनके पास सब्सिडी की कितनी लिस्ट है। ठीक है मुदित जी, वो सरकार कांग्रेस की थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जिसमें सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ में वोट पाए थे, और उस वक्त सबसे ज्यादा जो मुद्दा उन्होंने बनाया था ना, वो बिजली का ही बनाया था। वो तस्वीरें जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, वो तस्वीरें भी काफी फेमस हुई थी कि जब वो खंभों पर चढ़ जाते थे और उसके बाद बिजली के बिल, मीटर और उन सबको मुद्दा बनाते थे। अब जबकि दिल्ली में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है इसमें कुछ घोटाला दिखाई दे रहा है क्या? ये कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही है ये और कुछ नहीं, घोटालों की सरकार है। केजरीवाल जी जो चीज कहते थे, जो आज करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। पहले कहते थे अगर जांच हो रही है तो दिक्कत क्या है, जांच से लोग घबराते क्यों हैं, जांच है रिजाइन करो, जब जांच का रिजल्ट आएगा तब दोबारा से मंत्री बने। आज इनकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई है। आज ये कहते हैं अगर मेरे अगेंस्ट कोई जांच है वो तो गलत है, किसी और के अगेंस्ट है तो ठीक है। देखिए ये दोहरा मापदंड तो केजरीवाल जी की फितरत रही है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए लोकपाल बिल ये ला रहे थे, आज तक नहीं आए हैं। जो हमारे डिस्कॉम्स है, बिजली की कंपनियां, वितरण कंपनियां है, उनका सीएजी ऑडिट होना था, आज तक नहीं हुआ है। उसके बारे में केजरीवाल जी क्या कहते हैं? ये आज कहते हैं मैं 24 घंटे बिजली दिल्ली को प्रोवाइड कर रहा हूं। वो शीला जी के समय में आ गई थी। एक और बड़ा झूठ बोलते हैं। देखिए इनका तो जन्म ही झूठ से हुआ था और झूठ की राजनीति दिल्ली में हो रही है। अब गुजरात की बात करते हैं, ऐसा हुआ मीडिया के साथ मिलकर बना दिया से गुजरात जीत रहे हैं। उत्तराखंड में भी ये किया था, आपको पता है, गोवा में भी ये किया था। एक जगह 6% वोट आए थे, एक जगह 3% वोट आए थे। तो ये तो प्रोपेगेंडा और करप्शन की राजनीति करते हैं। तो ये केजरीवाल जी के बारे में जानना जरूरी है। लिकर स्कैम हो, नहीं जी हम तो पाक साफ है। सत्येंद्र जैन कहता था हम तो पाक साफ। तो भाई आप वही फिर मापदंड दूसरे के लिए भी रखिए ना। पहले तो कहते थे भाई मैंने आरोप लगाया तो वो सच्चा है, जांच हो, लोग जांच से घबराते क्यों हैं? आज खुद ही जांच से घबरा रहे हैं। भाई क्यों घबरा रहे हैं? बजट की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट दिल्ली का लिमिट से बाहर जा रहा है। आप कह रहे काम दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो क्या रहा है? आप ये बताइए ना, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया? उसमें ऐड ज्यादा होते हैं, 13 करोड़ के ऐड डालते हैं, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल में, जो पराली वाला। देखिए ना पोल्यूशन के लिए कुछ किया, ना सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ किया। मेट्रो के फेज फर्स्ट टाइम दिल्ली में लेट हो रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है कुछ काम करने के लिए। तो सिर्फ गुमराह करते हैं लोगों को, मुझे कहना है। और इसके मैं बहुत सबूत आपको दिए हैं। ठीक है प्रवीण जी, जिस तरह से जो मामला आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी अब सिर्फ गुजरात पे फोकस कर रही है, आप उसका फोकस भटकाना चाह रहे हैं। अगर वो गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके पास सारी रिपोर्ट आ रही है और पंजाब में भी इन्हीं फ्रीबीज के माध्यम से उनकी सरकार बन चुकी है, तो फिर घबराहट है क्या कुछ बीजेपी के अंदर? क्यों लगातार एक के बाद एक मुद्दे बन रहे हैं? मैंने पहले ही बोला, हमें किसी प्रकार की कोई घबराहट गुजरात को लेके नहीं है, क्योंकि गुजरात हमारा एक बहुत बड़ा गढ़ है और गुजरात हम हर सूरत 130 सीट के लगभग इस बार लाएंगे। मगर मैं एक आदिल जी से प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से,
भाई चुनाव तो ये हिमाचल में भी लड़ रहे हैं, मगर अब हम हिमाचल का कभी नाम ही नहीं सुनते। क्या हुआ हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ रहे क्या ये अब? हिमाचल में तो उनकी पार्टी को आपने तोड़ लिया ना, हिमाचल में बचा कौन है आम आदमी पार्टी में? अब ये सारे लोग तो बीजेपी में आ गए। ये तो इनकी पार्टी है, मगर हिमाचल में क्या ये अब चुनाव नहीं लड़ रहे? जब से सत्येंद्र जैन जी जेल गए उसके बाद से हम देखते हैं इनका फोकस हिमाचल से हट गया, और ऐसे ही धीरे धीरे हम देखेंगे अगले 15-20 दिन बाद इनका फोकस गुजरात से भी हट जाएगा। क्यों प्रमेट जी? क्योंकि जैसे जैसे न्याय की गाड़ी चल रही है, अभी विजय नायर गए हैं, इसके बाद स्वाभाविक रूप से संबंधित मंत्री का भी जांच में कोई ना कोई रोल पाया जाएगा। उसके बाद ये अपना विक्टिम कार्ड फिर खेलेंगे, कोई बातें उड़ाएंगे कि हमें तो सिर्फ गुजरात के चुनाव के कारण पकड़ा जा रहा है। तो इसलिए आने वाला समय बहुत कुछ दिखाएगा, और हम सबको उसके लिए तैयार रहना है कि आम आदमी पार्टी अब लगातार अगले 1.5-2 महीने तरह तरह का विक्टिम कार्ड खेलेगी। ठीक है आदिल जी, ये जो 2 नाम सामने आए हैं, अब मैं एक एक करके इन पर सवाल करती हूं, क्योंकि हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे थे। अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहूंगी। जैस्मीन शाह और जिस तरह से आप ही के राज्यसभा सांसद गुप्ता जी के जो बेटे पर जो आरोप लगे हैं कि वो दोनों को आप लोगों ने डिस्कॉम में भागीदार बनाया, उसमें मतलब कमेटी में रखा जो कि आउटसाइडर्स थे, ना तो वो एक्सपर्ट थे और ना ही कोई सरकारी पदों पर थे, तो उन दोनों को रखने के पीछे की मंशा क्या थी? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि इनके माध्यम से ही कमीशन ली जाती थी। इसका सीधा जवाब भाई की बात का जवाब दे दूं? हाँ दीजिए। देखिए, जैसे अभी इन्होंने बड़े साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहा, आपका देश, आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, बहुत सारे लोग आपके चैनल को देखते हैं, बहुत सारे लोग आपके चैनल पर विश्वास करते हैं। इन्होंने बड़े साफ गोई से एक बात कही कि हिमाचल से सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया हमने, तो हिमाचल से इनका ध्यान चला गया और अब गुजरात से भी हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, ताकि गुजरात, जो इन्होंने बताया कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना गढ़ बता रही है, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को हम गुजरात से इसलिए गिरफ्तार करेंगे ताकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने। ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो एकदम ऐसा कुछ नहीं कहा। आदिल भैया जितना मैंने बोला है, गुजरात मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, गलत बात। इन्होंने कहा गुजरात में भी गिरफ्तारियां होंगी, गुजरात से भी लोग जाएंगे। और अगर मैं बात नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में भारतीय संबंधित जनता मंत्री पार्टी भी में पकड़े जा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि भाजपा को गुजरात जाते हुए दिख रहा है, भाजपा को दिखाई दे रहा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के हाथ तो रोज कहते हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। आप क्यों ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं? तैयार है भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकने के लिए। आज गुजरात तैयार है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। ठीक है आदिल खान जी, गुजरात में आपका आदिल खान जी, ठीक है, हो गया, आपने जवाब दे दिया उनकी बात का। खुली धमकी दे रहे हैं, और धमकी इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर के तले से गुजरात खिसक रहा है। आदिल जी, आपने ठीक से सुना नहीं, ऐसा नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं था। आदिल जी, मैं भी सुन रही हूँ ना, मैंने सुना उन्होंने क्या कहा है, मैंने भी सुना है उन्होंने क्या कहा है। दर्शकों से ही बात कर रहा हूँ। आदिल जी, मैं भी दर्शकों के माध्यम से ही आपसे बात कर रही हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं भी सुन रही हूँ ना वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो घोटालों से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, जांच में इस तरह से दोषी पाए जा रहे हैं, वो गिरफ्तार होंगे। उन्होंने गुजरात में गिरफ्तारियां होंगी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हिमाचल में इसलिए छोड़ा कि वहां से सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, आप बता दीजिए ना, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी। गिरफ्तार करेंगे, धमकियां देना बंद करिए। हम बारे में आप बात नहीं करते। आपकी धमकियों से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। हम लोग आंदोलन की टोक आप खुद ही धमकी कह रहे हैं, मैंने तो कोई धमकी आपको दी नहीं, मैंने तो आपको कोई धमकी दी नहीं, और ना मेरे को धमकी देने का शौक है। सुन लीजिएगा, आप एक बात समझ लीजिए, आप एक
बात समझ लीजिए, गुजरात चुनाव के बाद आप छुपाने के लिए जनाएं ढूंढेंगे, गिरफ्तार किया जाएगा। और ये बार-बार कह रहे हैं आदिल जी चलिए, हो गया। आदिल जी भटकिए मत मुद्दे से, आपने इसमें जवाब दे दिया। आदिल जी एक सेकंड, प्रमोद जी मैं आ रही हूँ, प्रमोद जी 1 मिनट में आ रही हूँ। आदिल जी आपने इसका जवाब दे दिया, आई थिंक क्लैरिफाई हो गया होगा जो भी मुद्दा था। लेकिन मेरा सवाल जैस्मीन शाह से था। जैस्मीन शाह और पीडी गुप्ता के बेटे, इन दोनों के ऊपर जो आरोप है उस पर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? इन दोनों को क्यों रखा गया था कमेटी के अंदर, किस हैसियत से? देखिए, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि आप 2-4 जांच और करा लीजिए। अरे सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, जांच तो हो ही रही है, इनको क्यों रखा गया वही तो पूछ रहे हैं ना सर। जांच के बाद पता चल जाएगा किसका क्या दोष है। आप जवाब नहीं दे सकते हैं ना इस पर? बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये तो साजिश है बीजेपी की कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके से जेल ले जाए। ये शुरू से यही कर रहे हैं। आदिल जी, अगर आप कोई रूल बदलते हैं तो उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन होता है ना, उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है। अगर अब तक ये रूल था कि जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वही डिस्कॉम की कमेटी में उनको ही बोर्ड में मेंबर्स बनाया जाए, और अगर आप राजनीतिक लोगों को, किसी और पदाधिकारियों को उसमें शामिल करते हैं तो उसके बारे में सवाल खड़े होते हैं। आप पहले समझिए कि जैस्मीन कौन है। जैस्मीन शाह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। जैस्मीन शाह दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन है। हाँ। दिल्ली डायलॉग कमीशन क्या काम करता है? जो पूरे दिल्ली के अंदर जो भी स्कीमें बनती हैं उसमें उसको जो बनाने का काम करता है डीडीसी करता है, तो उसमें गलत कहां से हो गया? ठीक है, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन सारे लोगों पर जांच बैठाना चाहती है जो दिल्ली के डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। बड़े साफ तौर पर मैं यही कह रहा हूँ रीमा जी आपसे। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है, समझ गए। मैं पूछ लेती हूँ जरा, प्रवीण जी क्या दिक्कत है? उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया ना, अगर वो स्कीम्स बनाने के बोर्ड में चेयरमैन है तो फिर दिक्कत क्या है? तो फिर दिक्कत क्या है भाई? खुद ही फंस गए हैं, अपनी बात बोल करके आदिल मियां खुद ही फंस गए हैं। पावर डिस्कॉम्स के पैनल में जिन्हें भेजना होता है वो पावर एक्सपर्ट होते हैं। डीडीसी के वो कुछ भी हो, वो दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन हो, कुछ भी हो, मगर क्या वो कोई पावर एक्सपर्ट हैं? प्रमोद जी यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी बता सकते हैं। रीमा जी आप स्वयं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको मालूम है कि पावर डिस्कॉम में पावर एक्सपर्ट को पैनल में भेजा जाता है। तो ये कौन से एक्सपर्ट हैं जैस्मीन साहब पावर के? इन्हें क्यों भेजा गया? मुझे तो एक ही चीज के एक्सपर्ट ये लगते हैं, कमीशन खोरी के। ठीक है, चलिए जल्दी से आदिल जी। देखिए, दिक्कत ये भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो पढ़े लिखे लोगों को बचा नहीं पाती। जैस्मीन शाह एनडी गुप्ता के बेटे वो कौन से एक्सपर्ट हैं? एनडी गुप्ता के बेटे, एनडी गुप्ता के बेटे किस चीज के एक्सपर्ट हैं? आदिल मियां आप एक शब्द में हाँ या ना कह दीजिए, जैस्मीन शाह पावर एक्सपर्ट हैं, हाँ या ना? बिल्कुल है एक्सपर्ट, अगर उस कमेटी में अच्छा, है वो पावर एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट हैं, वो पावर एक्सपर्ट है। जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके वाइस चेयरमैन है वो, और जो वाइस मोदी जी किस चीज के एक्सपर्ट है मुझे बताइए यार, कितना झूठ बोलते हो आप लोग। आपको चेयरमैन है, अगर वो चेयर कर रहे हैं, अगर वो चेयर कर रहे हैं तो एनडी गुप्ता जी के बेटे भी पावर एक्सपर्ट तो होंगे। एक्सपर्ट हैं, उनको चेयर कर रहे हैं। एनडी गुप्ता जी के बेटे भी पावर एक्सपर्ट होंगे। मैं कह रहा हूं कि वो सारी कमेटी को चेयर कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको? अब आप बताओगे कि इनसे क्या प्रॉब्लम हो गई? आपने साफ तौर पर मुझसे पूछा, मैंने साफ तौर पर कहा कि जो सारे एक्सपर्टों की कमेटी है उसके वो वाइस चेयरमैन है, उसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई पावर एक्सपर्ट हैं। अरे उसके उस कमेटी में जो लोग हैं वो सारे पावर एक्सपर्ट हैं। आदिल जी थोड़ा सा आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं, क्या जैस्मीन शाह और एनडी गुप्ता जी के पुत्र, यह दोनों लोग पावर के एक्सपर्ट हैं? इनको पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, पावर सेल्स, इनकी कोई एक्सपर्टाइज है? हाँ या ना कीजिए। अरे सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो ये सारी स्कीमें बनाई जाती हैं डीडीसी के अंदर, आएगी कमीशन लेने की बनाते हैं, उसके वाइस चेयरमैन है। हमें मालूम है जैस्मीन शाह कमीशन लेने की स्कीमें बनाते हैं।
आपकी पार्टी की जो कमीशन लेने की स्कीमें हैं वो जैस्मीन शाह बनाते हैं, हमें मालूम है, इसको मत दोहराइए। हमें ये बताइए वो पावर के एक्सपर्ट हैं। चलिए ठीक है प्रमोद जी, दो मुद्दे हैं इसमें जो निकल के सामने आ रहे हैं, है ना। एक तो ये है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री ने चुन लिया कि चलिए जैस्मीन शाह जी को ही हम तो सारी कमेटियों का अध्यक्ष बनाएंगे, भले ही वो एक्सपर्ट हो या ना हो। दूसरी तरफ जो आरोप लगे हैं, ये जो रूल्स की बात हो रही है, थोड़ा सा जरा आप ही समझाइए, ऐसा कोई रूल है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जो दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, जब अगर आप किसी स्पेशलाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बात होगी, सब्सिडी की बात होगी, और चूंकि बिजली का जो जनरेशन है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों बड़े मुद्दे हैं, इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो जाहिर अगर उस फील्ड से कोई चीज हो, कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मुझे आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी यूपीए 2 की, तो आरवी शाही को उन्होंने पावर का सेक्रेटरी बनाया था, जो कि जिंदगी भर उन्होंने नौकरी करी, पावर के इंजीनियर थे, उनको सेक्रेटरी पावर बनाया था। और उस समय और आरवी शाही इवन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो कुछ करीब 6-7 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू उनका टेन्योर खत्म नहीं किया गया। तो बात ये होता है कि जो अगर डोमेन एक्सपर्ट है, अगर वो रहे तो ठीक है। जैस्मीन साहब भी IIT मुंबई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एमटेक है, लेकिन आप कहें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर सेक्टर के बारे में बात करें तो खैर ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अब आदिल भाई जो कह रहे हैं डीटीसी के वाइस चेयरमैन है, डीटीसी का वाइस चेयरमैन है। आदिल भाई आप में से, हम में से कोई भी डीटीसी का वाइस चेयरमैन हो सकता है, उसका मतलब वो लार्जर देन लाइफ नहीं हो जाता ना भाई, उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं बढ़ जाती। कुर्सी पे बैठने और कुर्सी की जो महत्ता होती वो होती है, उसके साथ जो आदमी है उसको फैसला करने की क्या क्षमता है, क्या उसको बिजली का बारे में पता है, पावर रिफॉर्म्स के बारे में पता है, या खाली वो सब्सिडी देना जानता है। आपने 1601 करोड़ रुपए सब्सिडी दे दी, आपने देखा हो पैसा आपके पास कहां से आएगा? आपके ऊपर बजट पे जो एक्सपेंडिचर पे बोझ बढ़ रहा है, आपके ऊपर 60% आपका जो 19-20 की सीएजी की रिपोर्ट है, 60% दिल्ली सरकार पे डेट बढ़ गया। ठीक है, ठीक है आदिल जी, मुदित जी ने जो मुद्दा उठाया वही मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मुदित जी उस पार्टी से हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके खिलाफ आपने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, है ना। और मुद्दा भी यही बनाया था, बिजली घोटाले के बड़े बड़े आरोप आपने लगाए थे। अब तो शीला दीक्षित जी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिन कंपनियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल खड़े हुए दिखाई दिए थे, अब उन्हीं कंपनियों के साथ तो वो खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जनता के साथ धोखा किया गया है, या वादा खिलाफी की गई है, या आपने कांग्रेस की इमेज को खराब करने के लिए उस वक्त ये सब पूरा सरकार में आने के लिए किया? क्या सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए रीमा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ बहुत सारे नेता हैं। तो आम आदमी पार्टी को किसी की इमेज खराब करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यह है कि बात का जवाब कांग्रेस क्यों है? दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि उन्होंने अपने रिजीम में क्या किया। मुदित भाई को बहुत कायदे से पता है, और मुदित भाई ये जानते हैं, अगर आप इनको ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे बता देंगे कि सारी कवायद क्यों हो रही है। ये सारी कवायद अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए हो रही है, मुदित भाई भी जानते हैं। फिर वही बात आ गई, आप सवाल पे आइए ना, मुद्दे पे तो रहिए थोड़ा सा। देखिए मुद्दा वही है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुद्दा एक ही है कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में कैसे रोका जाए, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा एक है, वरना 7 साल से दिल्ली के अंदर सब्सिडी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले भी राज्यपाल थे अनिल बैजल जी थे, उससे पहले नजीर जंग साहब थे, तो क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे? उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया था। आखिर ये जांच क्यों नहीं हुई अभी तक के? तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को रीमा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात में चाहिए। अरे आदिल जी रीमा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी पूछना चाहता हूँ कि क्या अनिल बैजल पिछले 3 साल से अधिक वर्षों तक के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, आखिर ये जांच तब क्यों नहीं हुई?
उससे पहले नजीब जंग अच्छा, साहब से मैं जरा आपको एक सेकेंड आदिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आप सबके पास लौट रही हूँ, मैं मोदी जी आपके पास भी लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है, जहां पर की गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कई सारे जो परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास किया था। 1 मिनट जरा जम्मू चल लेते हैं और आप सबके पास मैं अभी लौट कर आती हूँ। कश्मीर में छुट्टी रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं श्री मनोज सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस शुभ कार्य की शुरुआत अभी 23 सितंबर से शुरू किया है, तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मेरी पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये दो व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोच कर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। ये तो जम्मू कश्मीर हमेशा विकास से महरूम था। मैं तो थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं, पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गई और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं लगी। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता, क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर। आज मैं बहुत संतोष के साथ दे सकता हूं मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां कैसे उद्योग लगेंगे, वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे, वहां स्कूलें कैसे चलेंगी। 1 महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, 100 हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा। तो परिस्थिति में जो बदलाव है, वो बदलाव नरेंद्र मोदी का मक्कम और मजबूत नेतृत्व के कारण हुआ है मित्रों, और उसी के कारण जम्मू कश्मीर के विकास की एक नींव डालने का काम
यहां पर हुआ है। आज के कार्यक्रम का ही उदाहरण लीजिए, 263 परियोजनाएं और करीब करीब 2000 करोड़ की परियोजना। कल मैं कश्मीर जाऊंगा, घाटी में जाऊंगा, वहां पर भी करीब करीब इतने रुपयों की परियोजना का या तो लोकार्पण है या पहले जमाने में एक साल का बजट नहीं होता था, यहां हर महीने का कार्यक्रम इतने हजारों करोड़ रुपया। ये जो अंतर है, वो अंतर यहां शांति प्रस्तावित हुई, यहां भारत के साथ जो जुड़ाव का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा है, इसके कारण ये अंतर आया है। मैं आज जो लोग संसद के अंदर जब धारा 370 का बिल लेकर गया, भाषण कर रहे थे, इससे क्या होने वाला है, मैं उनको कहने आया हूं 27 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज माफ हो गया है। ये धारा 370 दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं उनके अधिकार मिले और 58% स्कूलें और आंगनवाड़ी तो सबकी सब, मगर 58% घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये पहाड़ी क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर में समाप्त। और हमें भरोसा है, अभी कहा भाई साहब ने, इसको 100% जल्दी ही कर दें। और मित्रों, कल्पना नहीं कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर में सर्दी में लाइट बंद न हो। आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां देख ली है जहां 24 घंटा लाइट आप लोगों के, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के परिवर्तन का स्वागत जब जनता करती है तभी डेमोक्रेसी मजबूत है। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति के पौधे को जड़ डालने का काम किया है, ये 3 परिवारों पहचानने की जरूरत है। जम्मू ने भी पहचानना चाहिए, घाटी के लोगों ने भी पहचानना चाहिए। मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने की, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत, इसीलिए मैं मुखर कर कहना चाहता हूं। मित्रों, शहरी विकास विभाग की लगभग 14 परियोजनाएं 33 करोड़ रुपए की, ढेर सारा लगभग 402 करोड़ रुपए का 48 सड़कों का निर्माण हुआ है। 168 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन, जो मैंने कहा हर घर को जल पहुंचाना, 41 योजनाएं शुरू हुई है। 1112 करोड़ से जम्मू के हर गांव को रोड से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस प्रकार के ढेर सारे काम, इसके साथ साथ ई पासबुक, मैं आश्चर्यचकित हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का दस्तावेज आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, किसी को 10 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये बहुत बड़ी प्रशासन की उपलब्धि है और तीनों भाषा में उपलब्ध है, बहुत बड़ी उपलब्धि। पीएमजे के कार्ड लगभग 77 लाख कार्ड आज देने का काम समाप्त हो गया है। 225वीं सेवा को ऑनलाइन जारी करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। लगभग सौभाग्य के तहत 8,57,00,000 घर ऐसे हैं, आप कल्पना कर सकते थे, 8,57,000 घरों में आजादी के 75 साल तक बिजली नहीं पहुंची थी। पहली बार एक छोटा सा लट्टू भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हिसाब मांगना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने 3 परिवारों से, जिन्होंने 75 साल शासन किया, क्या किया। आपके बच्चे तो पढ़े इंग्लैंड में, जम्मू कश्मीर के बच्चों का क्या? 42,000 लोग बलि चढ़ गए, कौन जिम्मेदार? 3 परिवारों का हिसाब मांगने का समय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 4,38,000 छात्रों को यहाँ वजीफा देने का काम हुआ है। अनुसूचित जाति के छात्रों को पहले वजीफा नहीं मिलता था, मिल रहा है। लगभग 8,000 पहले
गत साल था 8,000 से छलांग लगाकर 23,000 तक पहुंचा है। करीब करीब 5 लाख छात्र वजीफा लेकर अपनी पढ़ाई करते। मैं इसलिए बताता हूं कि जो कहते थे कि 370 जाने से क्या हुआ, ये इसका जवाब है। 1,000 नई पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनना बहुत बड़ी बात है। और जब पैक्स बनता है तब किसान का भला ही होता है। पैक्स बनता है सरलता से ऋण मिलता है। पैक्स बनता है भंडारण की व्यवस्था होती है। पैक्स बनता है मार्केटिंग की व्यवस्था होती है और किसान के उपज को अच्छा रेट मिलता है। 1,000 पैक्स जम्मू कश्मीर जैसे नए छोटे राज्य में बनाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4500 से ज्यादा यूथ क्लबों को बनाने का काम आज यहां पर हुआ है। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि जो विकास करना चाहते हैं वो सिर्फ विकास में श्रद्धा रखते हैं और जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनको विकास से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए 370 की आड़ में आज तक मोदी जी आने तक यहां एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था। फारूक साहब मुझे मिल गए थे, मैंने बोला जनाब एक बताइए एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा धारा 370 थी। वो ठीक है, मैंने बोला अगर जम्मू कश्मीर असेंबली तो बना सकती थी। साथ में पत्रकार खड़ा था, अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारेगा भैया, काहे को पूछ रहे हो? तब जाकर मुझे रहस्य मालूम पड़ा, तब तक मैं सोच ही नहीं सकता था। एंटी करप्शन ब्यूरो ही 73 साल तक इस राज्य में नहीं रहा। जिसको करप्शन करना है वो कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, कानून ही नहीं। अब इस प्रकार से शासन चला है जिसके कारण जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की बात करते, कश्मीरियत की बात करते, पहली बार मोदी जी ने कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी इसको यहां प्रस्तावित भाषाओं की, शासन की भाषाओं की मान्यता देने का काम किया, जो कश्मीरियत की बात करती है। आपने अब तक नहीं किया क्योंकि आपके मन में डर था कि भाषाओं में अगर शासन चलेगा तो लोग पढ़ लेंगे तो पूछेंगे तो हमारे पास तो जवाब ही नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि अंग्रेजी में चलता रहे। मगर मित्रों, भाषा प्रशासन की अगर स्थानीय होती है तो प्रशासन जवाबदेह बनता है। लोग जब प्रशासन को समझते हैं तो 5 सवाल जो भी बैठा है तो उनका अधिकार है जमहूरियत का, और ये अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आप सबको मैं पूछना चाहता हूं, मन से बताना, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपके सामने खड़ा हूं इसलिए नहीं। पहले आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, अखबार वालों ने छापना भी छोड़ दिया था। अब दिखाई पड़ता है कुछ? जरा जोर से तो बोलो, क्यों भैया, क्यों नहीं होता है? मोदी सरकार है। करवाने वाले ही वहां बैठे थे, वो चले गए, रोकने वाले अब बैठे हैं, इसलिए ये परिवर्तन को समझना पड़ेगा। ये परिवर्तन जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। वही हुर्रियत है, कुछ नहीं होता। ना जुलूस निकल रहे, ना पत्थरबाजी हो रही, क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे जा रही है। हमने सुरक्षा के लिए उच्च सुरक्षा की जेल का निर्माण भी शुरू किया है। आतंकवाद के महिमा मंडन करने वाली पूरी चेन को कठोरता के साथ सब समाप्त करने का काम किया है, और आतंकवाद के ऊपर 0 टॉलरेंस की हमने नीति चुन कर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे उनको भी आइडेंटिफाई करके निकालने का काम। आज हमारी पुलिस को किसी को पूछना नहीं है कि दहशतगर्द है तो क्या करें। पुलिस को सब प्रकार की छूट, सरेंडर होता है माइक में बोलते हैं, सरेंडर होता है तो पकड़कर जेल में डालते हैं, गोली चलाते हैं, पुलिस भी गोली चलाता है, किसी को पूछने नहीं जाता। और क्यों पूछना चाहिए? दहशतगर्द के लिए जवाब जैसा उसका सवाल है ऐसा ही होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है
जहां पर पहले उनको सरेंडर करने का मौका, माइक पर बोलकर उनको सरेंडर करने का मौका दिया। मगर जब सामने से गोली आती है तो प्रशासन क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, सुरक्षा बल क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, गोली चलानी पड़ती है। और जो सरेंडर होते हैं वो आज भी कानून की परिधि में अपना केस लड़ रहे, प्रशासन भी लड़ रहा है। मित्रों, आतंकवादी घटनाओं में लगभग 54% की कमी आई है, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 84% की कमी आई है और रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 22% की कमी आई है। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा हिसाब मांगते हैं, छुटपुट बयान करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। गर्मी इनको रास नहीं आती। अब हमारा तो वहां घर ही नहीं है, हम क्या करें? जिनका घर है वो चले जाते हैं। मगर मैं जवाब देने आया हूं कि भला ये पहले क्यों नहीं होता, अब क्यों हो रहा है, इसका जवाब आपने देना चाहिए। तो पथराव की घटना में बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे। मित्रों, 50 लाख यात्री सिर्फ जम्मू में आए जनवरी से लेकर, सारे रिकॉर्ड घाटी में भी 6 लाख का रिकॉर्ड था। आज 6 लाख की जगह 22 लाख लोग घाटी में पहुंचे। क्या टूरिज्म से घाटी के युवा का भला नहीं होगा, जम्मू के युवा का भला नहीं होगा? रोजगारी तो यहाँ के युवा को ही मिलेगी। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वंचितों को अधिकार देने का काम किया है। डोमिसाइल कानूनों में बदलाव लेकर हमने काफी लोगों को अन्याय जो होता था उसमें उनको मदद करने का काम किया है। प्रवासी और शरणार्थियों का पुनर्वासन का भी काम किया है और लगभग 5300 परिवार को 5 लाख तक की 5.5 लाख तक की सहायता भी नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। जहां तक जम्मू का सवाल है, ढेर सारे विकास के काम हुए। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता। लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं का प्लानिंग हुआ है। लगभग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में 4,287 करोड़ की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट गति में है। कार कीरू का प्रोजेक्ट गति में है। कार 4600 करोड़ की लागत से चल रहा है। शाहपुर कुंडी 2793 करोड़ की लागत से होगा और 11,908 करोड़ का ऊंच बिजली का योजना भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इतना सारा विकास का काम पहले किसी ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और औद्योगिक विकास के लिए मैं कहना चाहता हूं 2020 के पहले 47 से 2020 तक 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। अब तक मैं आज 2020 से 22 तक की बात करता हूं, 2 साल में 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। आज ही मेरे हाथ से कोई कारखाने का उद्घाटन कराया। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आना और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगारी के लिए तैयार। IIM भी आया है, IIT भी आया है, एम्स भी आया है, ढेर सारे नीट भी आया है और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। हम करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ विकास कर जम्मू कश्मीर को पूरे देश में विकास की दौड़ पर नंबर 1 का राज्य भी। और यह हमारा कमिटमेंट, उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है।
ये तो ढेर सारा काम है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि सरकार ने जो कुछ किया है उसको खुली आंख से जरा देखिएगा, क्योंकि आप खुली आंख से देखकर सरकार के काम के लिए अपना मत बनाओगे तो आने वाली जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां फिर से ये 3 परिवारों के शासन में नहीं फंसेगी। ठीक है मेरी बात या नहीं है? तो आंख और कान खुले रखकर देखिए और योग्य निर्णय करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये गृह मंत्री अमित शाह जो कि जम्मू में इस वक्त कई परियोजनाओं का उन्होंने जब शिलान्यास किया, उसके बाद उन्होंने जनता को वहां पर संबोधित किया और कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो आरोप परिवारवाद का जम्मू कश्मीर में लगाया, आज इससे पहले जब उन्होंने रैली की उसमें भी उन्होंने कहा कि 3 परिवार उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी तरह से अब तक राजनीति चलती रही थी जम्मू कश्मीर की, उससे बाहर निकलना है जनता को। और खासकर अनुच्छेद 370 के बाद किस तरह का बदलाव आया है और किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र सरकार अपना रही है, इस सब के बारे में उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।